नाअहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाअहल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज जिन अहम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे उस हवाले से हम आपको आगाज़ में बताते चले। सबसे पहले तो बात करेंगे, ऑन गोइंग इशू है और इसके ऊपर गुज़श्ता कुछ दिनों से बात तो हो रही है। इमरान खान साहब जिन्होंने ये ऐलान किया है कि 24 सितंबर को सारे पाकिस्तानी जो है वो मिलकर रायविंड चले। ऐसी सूरत हाल में अगर जाती उम्रा जाने का इरादा किया जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्कि दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो फिर हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने पनामा लीक्स में होने वाले करप्शन के इल्जामात का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त बड़े बड़े तामीराती मंसूबों के हवाले से वो बात कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चंद दिनों में जो मुल्क की सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने वाली है, ये तमाम तर बातें की जाएंगी आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से मुल्क के तूलो अर्ज में एक खतरनाक बीमारी कोंगो वायरस जो कि फैल रहा है, मोहलिक मर्ज है, अवाम को किस तरह से इससे बचाया जा सकता है, हुकूमत किस तरह से नाकाम रही है और ये बीमारी जो है वो नुकसान कैसे पहुंचाती है और इसके तरीके क्या क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगाज करेंगे हमारा सबसे पहला इशू है जी इमरान खान साहब, जिन्होंने ऐलान किया 24 सितंबर के हवाले से सारे पाकिस्तानी मिलकर चले उनके साथ रायविंड, ये कहना है उनका। जाती उम्र की तरफ जाने से पनामा लीक्स के हवाले से कप्तान के एहतजाजी मार्च ने जो पेशकदमी की, ताहिर कादरी साहब जो है वो अपने कारकुनों को जाती उम्र पर अगर तरीके अपनी कसास लेकर चल पड़ते हैं, वो पड़ाव डालने का हुक्म दे देते हैं, तो फिर हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस हैं, इन पर हम बात करेंगे। और ये कि एक तरफ कप्तान नवाज शरीफ से पनामा लीक्स में होने वाली करप्शन के इंकशाफात पर वजाहत मांगते हैं, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब तामीराती मंसूबों के ऐलानात कर रहे हैं, उस पर वाज़ेह तेजी जो है वो देखने में आ रही है। इन सब पर हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है उस्मा बुखारी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद है अनलीप अब्बास, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद है शहला रजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। उसमें आप बल्कि मुस्कुराई, आगाज में आपको शायद ऐसे लगा कि हर दफा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कोंगो वायरस के हवाले से भी हमने कह दिया, उस पर हम जरूर बात करेंगे बाद में। तनकीद करनी पड़ती है, हमें लगता है कि हालात और वाक़यात उस तरह से नहीं रुख बदल रहे और अवाम की चाहत के मुताबिक जिनको कि वोट दिया जाता है, अगर वो रिजल्ट सामने नहीं आते तो तनकीद तो की जाती है। मेरे ख्याल से तनकीद का हक बनता है हुकूमत, और आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया जाता है कि आप आगे इनके जवाब दें। अनलीप से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त इन लोग की तहरीक जो है वो ज़ोरों पर है। खान साहब जो है कराची गए, उससे पहले उन्होंने पिंडी में भी जो किया वो भी सबके सामने है, और उस लाहौर, खासतौर पर लाहौर में एक शानदार उन्होंने जो अपना दिखाया जोर, जो पीटीआई का था वो दिखाया। अनलीप क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर जो ये कॉल दे दी गई, वहाँ पे जाके सबसे पहले तो ये क्या धरना होगा, बैठ जाएंगे आप लोग वहाँ पर, कितने दिन तक ये सब कुछ कर सकेंगे, और कामयाबी खुदा न खास्ता नहीं होती उनको, ये आपके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा पीटीआई के लिए? मेरीन, देखें, एक सियासी जमात जो उसके पास कुछ एवेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं, और उन एवेन्यूज़ के अंदर एक असेंबली है, ठीक है, एक आपके पास इदारे होते हैं जिसपे नैब होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, और आपके पास मीडिया है, बहुत बड़ा एक फोरम है, और आपके पास जो जमहूरियत में सबसे बड़ा फोरम होता है वो अवाम है। और मेरा ख्याल है कि हमने तमाम फोरम्स यूज़ किए हैं, हमारे साथ अपोजिशन भी रही है काफ़ी फोरम्स में, और ये एक मुत्तफ़क़ा आप लोगों की भी मीडिया पे और बाकी एनालिस्ट बाकी और हमारे अपोजिशन वालों की भी ख्याल है कि 5 महीने हो गए हैं और हुकूमत टस से मस नहीं हुई, तो हमारे पास ऑप्शन और क्या है कि हम आवाम की अदालत में बार बार जाएं और अपना मुद्दा बयान करें। अब हम अगर रायविंड जा रहे हैं या हम क्या कहते हैं शाहदरा जा रहे हैं, तो ये तो दीज आर पॉलिटिकल व्हीकल्स टू एक्सप्रेस कि हमारी पार्टी क्या चाह रही है, हम क्या चाह रहे हैं अवाम के लिए, और रायविंड विल बी अनदर स्टॉप। कोई उसके अंदर रायविंड में, मुझे बताएं, रायविंड में जलसा करने का कोई वो नो गो एरिया है, वहाँ कोई नहीं जा सकता? आपको नहीं लगता अनलीप के घरों की सियासत की तरफ अब जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बजाय इसके कि इससे पहले उन्होंने जहाँ डी चौक में किया धरना, चले वो एक जवाब बनता था, लेकिन घरों का रुख करना, रायविंड का रुख करना, ये लगता है कि ये सही है? अच्छा, मुझे ये करना चाहिए, घरों की तरफ जाना चाहिए कि अगर एक पूरा इलाका है उसमें एक जगह हम जलसा कर रहे हैं,
फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन है, मैं पहले मॉडल टाउन में रहती थी, बड़े जलसे हुए हैं वहाँ। डिफेंस है, वो डिफेंस में अगर जलसा करें। रायविंड भी तो एक लोगों की रहने की जगह है, क्या वो सिर्फ शरीफ खानदान का पूरे का पूरा है? मंसूब तोनी से है ना वहाँ। अब ये तो आप बात न करें, वहाँ जाने का मकसद तो यही है ना कि आप उनके पास वहाँ खड़े होकर, आपके सामने तो वही वेन्यू है ना, वेन्यू तो मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइश का ही हुई ना वो। तो मेरा जाती उम्र पे क्यों जा रहे हैं आप शादरा या कहीं और पे चले जाएं? तो फिर आपको चाहिए कि जमहूरियत के अंदर ये जो सारे हैं, बल्कि आपको अपने इस प्रोग्राम में सबको मिलके चाहिए कि कहें कि ये जो परसों भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जो कि रिहाइश का है प्राइम मिनिस्टर की, लंदन की, जमहूरियत सबसे बड़ी, और वाइट हाउस के सामने जो रोज़ मुजाहरे होते हैं, आप उनको भी कंडेम करें। वो तो बेचारे सामने आके अपने जवाब दे देते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट तो देखिए वो एक और जगह, आप उसको जाती रिहाइशगाह से तो आप जी वो वहाँ रहते हैं, और वाइट हाउस ना, लेकिन वाइट हाउस में कौन रहता है? नहीं, जाती मैं आपको अच्छा पहली बात ये बताएं कि आप लोगों ने ही दिखाया कि रायविंड में कैंप ऑफिस है कि नहीं है? कैंप ऑफिस जो है वो कहाँ से खर्चा जाता है? टैक्स पेयर के पैसों से। रोड किसने बनाई है? टैक्स पेयर के पैसों से। उसके सारे एक्सपेंसेस टैक्स पेयर के पैसों से। 2700 पुलिस, एलीट पुलिस कहाँ जाती है? टैक्स पेयर के पैसों से वहां जाती है। तो अगर आप हुक्मरान हैं, वो सारी बातें हैं जो आप लोग कहते हैं, जिसे वो डिनाई करते हैं ना, वो तो कहते नहीं, वो तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट या आपका व्हाइट हाउस जो है वो एक रजिस्टर्ड जगह है ना, यानी कि आप देखिए वहां पे लोग जब एहतजाज करते हैं, ऑफिशियल कैंप ऑफिस तो रजिस्टर्ड है रायविंड में। अच्छा देखिए 6 कैंप ऑफिसेस हैं, लेकिन ये तो जाती रिहाइशगाह के हिसाब से भी उसे जाती रिहाइशगाह है ना, आप जाती रिहाइशगाह में क्यों आप ऑफिस खोल रहे हैं? फिर ऑफिस क्यों खोले जा सकते हैं? हमारे पाकिस्तान में नहीं तो आप पैसा नहीं, जब आप पैसा लेंगे अवाम का और आप अवाम के पैसे से कैंप ऑफिस खोलेंगे तो अवाम को आप जवाब देनी होंगे। देखिए हम यहाँ पे जिस तरह से एहतजाज करते हैं, इस तरह से एहतजाज व्हाइट हाउस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नहीं होते हैं। यहाँ पे तो इंतशार फैलने का भी खतरा होता है। हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार भी है, यहाँ पे और भी बहुत से मसाइल हैं। बिल्कुल सही कह रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी पीटीआई? सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके घर में का कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो इमरान खान साहब के 2 बच्चों और उनकी नानी का घर था, तो इन्होंने वहां एहतजाज कर लिया। उस वक्त तो हमने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अभी क्या इमरान खान साहब वहां रहते भी नहीं और जमाइमा भी नहीं रहती, वो तो उनकी अम्मा का घर है। वो तो पहली बात तो ये चौधरी साहब ने मालूम है क्या कहा है? तलाल चौधरी साहब ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो उनका घर है, हमें तो ये पता लगा था इमरान खान साहब वहां पे आके हमेशा ठहरते हैं, हम तो इमरान खान साहब के घर के बाहर एहतजाज करने गए थे। तो जरूर करें, किसी ने रोका? बात सिर्फ ये है कि रायविंड महल जो है वो टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। चले, और ये भी प्रूव हो गया हुआ है। आपको पता है नैब के पास ये स्कैंडल पड़ा हुआ है। आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 85 स्कैंडल पड़े हुए हैं, उसके अंदर रायविंड की जो रोड बनी हुई है उस पे पूरा केस है। सही है अनदीप, ये एक और मुख्तलिफ मौजू है, हम उसकी तरफ आएंगे किसी दिन। गुफ्तगू होती भी रहती है इस हवाले से। उस्मा, वो तो चले एक वजह बयान करते हैं। आप लोग ये बताइए कि बहुत ही आसान से 4 सवाल हैं जो इमरान खान साहब ने उठाए और बहुत ही आसान से जवाबात है, इतने मुश्किल सवालात तो नहीं है, जवाब दे दीजिए, न इतना इंतशार हो। पहले भी आप लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, वो हल्के खुलवाने ही पड़े, आखिर में शुरू में कर लेते। इतनी लंबी मार्च लेके वो इतने दूर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद गए, इतना लंबा सफर कराया, मुल्क में इतनी नारकी फैली आप लोग के बकौल, तो फिर क्यों एक दफा दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट कर रहे? सादे सादे 4 सवालों के जवाब दे दे। देखिए मेरी ना, मेरा ख्याल है जितना टाइम मिला मुझे भी उतना बात करने का मौका मिलना चाहिए। पहली तो गुजारिश है कि ये जो सवाल आपने मुझसे किया, ये सवाल मेरी तरफ बनता नहीं। वो इसलिए कि उस वक्त भी हम यही कहते रहे ये हल्के हमने तो नहीं खोले, फिर भी हमने नहीं खोले, ये जिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने खोलने थे ये उन्होंने खोले, और हम बार बार यही समझाते रहे। आप लोग की रजामंदी से हुआ, ट्रकों के ऊपर बैठ के आप लोग के आपस में अगर मैं कंप्लीट कर लूं, और इसका फैसला जो है यकीनन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो फैसला कर सकते हैं। उन्होंने किया अपने टाइम के ऊपर, फिर जो हुआ इलेक्शन जहां उन्होंने अनाउंस किया इलेक्शन भी हुआ। लेकिन गुजारिश ये है कि इनका शुरू का मतवा नजर ये है, जब से इलेक्शन हुआ है इन्होंने मुल्क के अंदर वो इंतकाम की सियासत के, अब मुझे चूंकि वजीर आजम नहीं बना, अब मैं कोई दारा भी नहीं छोड़ूंगा, किसी इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जो एहतजाजी सियासत के नाम पे जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, वो सबने देखा भी, जो आप बात कर रही थी। देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस, मतलब कितनी अजीब बात है कि ये नहीं मालूम कि वो ऑफिशियल रेजिडेंसेस हैं। ऑफिशियल ये तो डी चौक भी बनता था, जब आपने डी चौक के बाहर जो है वो धरना किया था तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैक पे था, वो आपने वो अपना शौक पूरा कर लिया। और अभी बड़ी मासूमियत है, वो ना वो उनके घर के बाहर क्यों करेंगे भाई, वो रहते ही वहां हैं।
مطلب آپ نے یہ روایت آپ نے شروع کی، حسن نواز کے گھر کے باہر پہلا احتجاجی مظاہرہ جو ہے پی ٹی آئی کیا. میں صرف بات ایکسپلین کر دوں. اب کی بھی جو بات ہے، یہ جب سے پیناما پیپرز کی بات ہوئی اس کے پہلے دن سے کیا عمران خان صاحب آن ریکارڈ نہیں ہے کہ میں جلد سے جلوس کروں گا؟ وہ تو ایک مطلب ایک جو بالکل سٹیڈی سی سیاست جا رہی تھی. ان کو خیال آیا کہ میرا چونکہ مقبولیت بالکل ڈاؤن ہو رہی ہے، دوبارہ ایک میں اثر نو ایک مہم جو ہی شروع کروں. اب کس کو بتائیں؟ ایک جرنلسٹ کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں گی، ایک سوال کروں گی. بہت سادے سے 4 سوالات ہیں نا. سوالات یہ کہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے گیا، سولسٹر لیٹر دکھائے، ٹیکس دیا کہ نہیں دیا. چلے وہ تو جو کرے وہ ان کا جمہوری حق ہے. اگر دیکھا صرف ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، جمہوری حق ہے احتجاج، آواز بلند کرنا، سوال کا جواب لینا. اپوزیشن میں بیٹھے نا تو آپ لوگ ان کے ان 4 سوالوں کا جواب دے دیں. اس کے بعد اگر وہ یہ سب کرے تو پھر تو بنتا ہے کیوں کر رہے ہیں. کہاں دے دیں جلسے میں، جہاں پر دیکھیے آپ بغیر ویریفیکیشن کے اپنے اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا میں پیش ہوں میں حاضر ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا نہیں. نہیں ہم نے کرنا تھا. ہم نے کہا کہ ٹی او آرز بنتے اور ٹی او آرز بننے کے بعد ایک سولوشن ہوتا جس کے اوپر جا کے بات ہوتی. اب یہ ہے لیکن انہوں نے یہ جھنجھنا جو ہے نا پیناما پیپرز والا، یہ ٹی او آرز پہ نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ اس لیے کہ جھنجھنا ان کو الیکشن تک بجانا ہے. کوئی بات تو کرنی ہے نا. بار بار جمہوریت عوام کے پاس جاتے ہیں، آپ کو عوام بیسیوں دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ کرتی ہے. چند ہزار لوگ جو ہے وہ ریلی کے اندر وہ نہیں کرتے. میں نے جواب دے دیا کہ کسی فورم پہ کریں گے. کوئی فورم بنا دیں. کون سا فورم؟ جو فورم یہ بننے نہیں دے رہے، جو فورم بن جائے. دیکھیے سپریم کورٹ کو ہم نے لکھا، سب سے پہلے سپریم کورٹ کو ہم نے نہیں لکھا کہ کمیشن بنا دیں. کیا ہم نے نہیں کہا کہ ٹی او آرز کے اوپر آئیے بیٹھتے ہیں؟ اب بھی ٹی او آرز کی بہت پیشکش موجود تھی. یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ بیٹھنے کا، مردہ گھوڑا ہے، ہمیں اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. اچھا اس میں بات کرتے ہیں. شیلا رضا بھی ہمارے ساتھ ہے. فورم موجود ہے اور کام جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے وہ بھی حکومت وقت بتائے گی، مسلم لیگ نون بتائے گی کہ کس طرح سے اس پروسیجر کو کیری آؤٹ کرنا ہے. جوائنٹلی ہوگا. چلے ٹھیک ہے. نہیں وہ کب سے بیٹھ رہے نا، بیٹھک اتنی ڈھیر ساری بیٹھک پیش کر دیا نا. ہم نے تو جو بیسک اعتراض تھا کہ انکوائری ایکٹ پرانا ہے، اس پہ انکوائری نہیں ہو سکتی، ہم نے تو انکوائری ایکٹ چینج کرنے کا بھی بل پیش کر دیا. ہم تو جو پاسبل ویز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں بیکاز یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے یہ چلتا رہے. چلے ٹھیک. شیلا آپ بھی ساری گفتگو سن رہی ہیں. اس وقت معاملہ جو وہ کافی گرم ہے. تحریک انصاف جو ہے اپنی تحریک احتساب لے کر چلے گی، شاید تحریک قصاص بھی اس میں شامل ہو جائے گی. یہ سب رائے ونڈ کا رخ کریں گے. آپ لوگوں کی طرف اس وقت دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے، لیکن پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گے. پچھلی دفعہ تو آپ نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، اس دفعہ اگر آپ اس کشتی میں سوار ہوتے تو ان کے ہاتھ پاؤں بہت مضبوط ہو جائیں گے. کریں گے آپ لوگ مضبوط ان کے ہاتھ پاؤں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا، جمہوریت ہم نے آئین کا ساتھ دیا. آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی طرح لشکر کشی کر کے پریشر ڈال کے آپ حکومت ختم کر دیں. اور خدا نہ خواستہ ختم ہو جاتی تو جنہوں نے آئین پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پھر وہی الیکشن کمیشن ہوتا، 90 دن کی وہی پیریڈ ہوتا، پھر اسی طرح سے 50% حکومت کے 50% اپوزیشن کے دونوں سائڈ کے لوگ لے کے الیکشن کرایا جاتا. تبدیلی تو کوئی نہ آتی. تبدیلی تو اس طرح آئی کہ ہم نے بیٹھ کے الیکٹرل امینڈمنٹ کی اور الیکشن کمیشن کو دیکھا، سب دیکھا. تو تبدیلی تو اس طرح آ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کو مزید صحیح کیا جائے، کیونکہ ہمیں بھی اعتراض ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا. شیلا کون سی تبدیلی لائے آپ لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو کر؟ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم اپنے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس کو آ کر پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہاں یہ اسمبلی میرے لیے کعبے کا درجہ رکھتی ہے. ہم نے وہیں بلایا انہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ لوگ کو اس دفعہ پھر لگا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت شاید جا سکتی ہے، تو پھر آپ ایک بار پھر جمہوریت بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائیں گے اسی جواز کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا کسی کی، ہمیں حکومتوں کو گھر بھیج کے حل نہیں نکالنا، ہمیں جو مسئلے ہیں ان کا حل نکالنا ہے. اگر اس کے باوجود حکومت نہیں سنے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. چلو ایسا کیوں ہے کہ سینٹ میں آپ لوگ خوب شور مچاتے ہیں لیکن قومی اسمبلی میں ان کا ساتھ دے دیتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں جو بل آیا ہے اس میں کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بڑی پالیٹکس کی ہے. اس وقت عظما بھی ادھر تھی اور چھوٹی تھی، بلکہ یہ ایم آر ڈی کی جب سیاست کی جا رہی تھی تو ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جس میں مزدور کسان پارٹی جس میں نہ مزدور تھا نہ کسان،
उस तक की भी राय ली जाती थी, उससे बात की जाती थी, उससे चला जाता था और फिर आगे बढ़ा जाता था। तो हम जो हैं ये समझ रहे हैं कि जब हमारे पास अभी एक ऑप्शन मौजूद है कि हमने अपने TORs के मुताबिक जो हमारी पार्टी के और अपोजिशन के मजीद जो पार्टीज हैं अपोजिशन के, उनके TORs से हमने उसके हिसाब से बिल बनाया है और हम देख चुके हैं कि हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। उन्होंने जो कमीशन बनाया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, उससे उनको अंदाजा हो गया था और हमें भी पता चल गया था कि हुकूमत का क्या मूड है। हमने फिर भी हल हद तक कोशिश की, क्योंकि ये एक सिस्टम है, उसको आपको सिस्टम की तरह चलाना है। हाँ, जिस दिन हम देखेंगे कि हमने अपना बिल जो है वो सेनेट में लाए, तमाम अपोजिशन की कंसेंसस से बना है, वो तमाम अपोजिशन ने बैठ के उसको बनाया है, सब किया है, उसको बहस की जाएगी, उसकी बातों पे अमल किया जाएगा और अगर हम उस पे क्या अमल हो सकता है ये सब होगा। लेकिन अगर हम फिर महसूस करेंगे कि अभी भी हुकूमत किसी तरह राजी नहीं है और वही मुर्गे की एक टांग वाला मसला है, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन है। लेकिन जहां तक रायविंड की कोशिश है तो बेशक उन्होंने जो है मुजाहरे किए हों, उन्हें नहीं करना चाहिए था। जमायमा साहिबा के घर के आगे मुजाहरा, उन्होंने आज जो ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें जानती हैं, उस वक्त ये हमारे साथ थी, ये कहा जाता था ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। 1 मिनट बस, मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम अपनी रिवायत बरकरार रखेंगे। वहाँ पे मियाँ साहब की वालदा रहती हैं और अहलिया रहती हैं, उनकी बेटी रहती है, सबकी इज्जत है हमारी नजर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रायविंड का रुख नहीं करेगी, नहीं, उनके घर के आगे दाखिल। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, सही। शैला, ब्रेक पे हमने जाना है, आप हमारे हैं। बिला शक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आप जैसे कि कह रही है कि जमहूरियत का साथ देती है। हाँ, जमहूरियत का साथ कौमी असेंबली में देती है, सड़कों पर हमें शोर मचाते नजर आते हैं। एक बहुत ही अभाम सा रहता है आखिर तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसका साथ देगी, लेकिन कौमी असेंबली में हमेशा यही देखने को आता है कि फिर हुकूमत वक्त का साथ दिया जाता है। क्या होगा आने वाले दिनों में और किस कश्ती में सवार होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भी गुफ्तगू अभी जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो आने वाले चंद दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। तहरीक इंसाफ जो है अपनी तहरीक लेकर अगर रायविंड जाएगी तो कौन कौन इनका रुख कर सकता है। शैला रज़ा, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और हमने ये बात की थी कि सेनेट में आप लोग शोर मचाते हैं लेकिन कौमी असेंबली में खामोशी इख्तियार की जाती है, सड़कों पर शोर मचाया जाता है। जब धरने के दिन थे उन दिनों भी हमने देखा, लेकिन जब आप लोग कौमी असेंबली में जाते हैं तो आप हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। आप इसका शायद जवाब देना चाह रही थी उस वक्त। देखिए, असेंबली और सेनेट जो है ना, दोनों आइन के मुताबिक चलती है और उनका काम कानून साजी होता है। और जो लोग असेंबली में नहीं आते वो बाहर शोर मचाए, लेकिन जब आप असेंबली में, अभी साइबर क्राइम बिल आया, मैं समझती हूँ अपोजिशन की सबसे ज्यादा अमेंडमेंट थी और वो बहुत बेहतर तरीके से जितनी हमने अमेंडमेंट डाली थी वो कबूल हुई है। और इसके अलावा जो है, जो रोजाना का अकाउंटेबिलिटी होता है उसमें सबसे ज्यादा सवाल हमारे होते हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें मुखालफत करनी है जिन चीज़ों की, हम वो भी करते हैं, लेकिन PMLN के पास सिंपल मेजॉरिटी है। हमारा एक शोर जो है, जो कि असेंबली के कवायद के मुताबिक एक हद तक ही किया जा सकता है, हम कभी वो वॉकआउट कर जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो अब दूसरी अपोजिशन पार्टीज अगर आती नहीं तो हम क्या करें, हम अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिंपल मेजॉरिटी है। जहाँ सेनेट है वहाँ हमारे पास मेजॉरिटी है, वहाँ हम जो है वो ज्यादा बात करते हैं और उस पर ज्यादा हम पास कर लेते हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो बहुत अजीब है। पीपल्स ऑपोजिशन जो है वो अपना एक अलग बिल लिए खड़ी है पनामा पे, और गवर्नमेंट अपना, एक के पास सेनेट में है, एक के पास जो है वो नेशनल असेंबली में है सिंपल मेजॉरिटी।
तो अब ये देखा होगा कि किसी तरह ये ऊंट नहीं बैठा तो यकीनन शैला, बात तो ये ना कि सिंपल मेजोरिटी सिंपल माइनॉरिटी अपनी जगह, लेकिन अगर आप ओपोजिशन के साथ, जिस तरह कि आप लोग कहते हैं कि हम उनके साथ हैं इस इशू पर, अगर खड़े होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है। आप लोग जिस तरह TORs के मामले पर छोटे छोटे बिल्स आप लोग अपने करवा लेते हैं, लेकिन जो बड़े मामला आते हैं जैसे ये TORs का मामला है, यहाँ पर आप लोग उनके साथ उस तरह से जिस जोरदार तरीके से खड़े होने का हक है, ये तज्जियाकार कहते हैं, ज्यादातर लोग जो तज्जिया करते हैं कि उस तरह से नहीं खड़े हुआ जा रहा, शायद पीपल्स पार्टी की जानिब से वो मुकायमती पॉलिसी जो है वो आप लोग की बदस्तूर बरकरार है। देखिए ये जो TORs बनाए हैं ना ऑपोजिशन ने, इसमें खुद PTI से लेके दूसरी तमाम ऑपोजिशन पार्टी का ये मानना है कि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत एतजाज एहसन साहब की और हमारे बुकला की है। अब अगर इसके 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो ये है कि इस पनामा पेपर्स से हम किसी भी कंप्रोमाइज पे तैयार नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कोई पार्टी अपनी सोलो फ्लाइट लेकर कोई और कुछ करना चाह रही है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन जो एक कानूनी तरीका है, जो एक कानूनी जंग लड़नी है, उसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टी ने माना है कि उसमें सारा काम हमारा है। शैला, हम भी यही कह रहे हैं, शैला हम भी यही कह रहे हैं कि एतजाज साहब जो है वो जो है वही सिर्फ एक बैड कॉप है, बाकी सारे गुड कॉप है। और जो एतजाज साहब है वो भी सेनेट में ही बैठे हुए, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से उस तरह के बयानात नहीं आते जा रहे हैं ना। अंदीप क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं मालूम कि आप आजकल टीवी देख रही है या नहीं। नहीं, मैं यकीनन रोज देखती हूँ शैला, गुजारा नहीं है उसके बगैर। बात हमने की है आज भी जो है खुर्शीद शाह के बयानात अगर आप देखें तो हमारे चल रहे हैं। जो स्पीकर साहब ने जानिबदाराना रवैया किया उसमें सबसे ज्यादा बात हमने की है, हमने पूरी दलीलें दी हैं। हम यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फहमीदा मिर्जा साहिबा ने जब ये कहा कि ये ऑफिस पोस्ट ऑफिस नहीं है और उसको जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, तो इन लोग ने कहा कि इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करने। जब इन्होंने इख्तियारात जो है नहीं इस्तेमाल नहीं, उस पर अलग बात हुई। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। अगर कोई पार्टी ये समझती है कि वो सोलो फ्लाइट लेके, चलो बिल्कुल सही, आप भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर खुर्शीद शाह साहब के जो बयानात हैं उनके बारे में हम बात करें। अंदीप, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से आप लोग के साथ नहीं खड़ी होती, आप अपनी इस मुहिम को लेकर अकेले आप लोग चल पड़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो TORs का मामला है, पूरी ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगाया। 2 महीने, आपको पता है 6 मीटिंग्स हुई और हर मीटिंग के बाद सबने बाहर निकल के कहा कि जी हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। उसके बाद इन्होंने 7वीं मीटिंग कोई महीने बाद कॉल की, उसको पोस्टपोन कर दिया। चलें जी, कोयटा का वाकया हो गया। उसके बाद कहा गया कि जी वो स्पीकर साहब जो हैं वो बाहर चले गए। उसके बाद कोई ना मीटिंग हुई ना कुछ हुआ। जब आप एक चीज को, अभी आप एक प्रोग्राम में 4 सवाल पूछ रही हैं, वो उसके जवाब नहीं दे रही और 2 महीने से जवाब नहीं दे रहे, मिलने को तैयार नहीं है, तो मुझे बताएं कि क्या ऑप्शन रह जाती है उसके अलावा। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए, हम असेंबली में भी गए, 2 महीने हम, और अभी भी कह रहे हैं, जब आप ऑपोजिशन को साथ लेकर चल रहे थे, उसके बाद जब आप लोग अपनी सोलो फ्लाइट लेकर निकल पड़ते हैं तो उस तरह से तो आप अपनी ऑपोजिशन को खुद ही अपने आप से अलग कर देते हैं ना। देखिए, जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारा ये स्टांस है और हर पार्टी का अपना स्टांस होता है, और हमने पिछली रैली में सारी पार्टीज को बुलाया और उन्होंने शिरकत भी की उस पार्टी में। ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि तमाम के तमाम इदारे जो हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे नैब है, चाहे FBR है, चाहे FIA है, वो इनकी पर्सनल सर्विस के लिए है, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं है। आप देख लें कि असेंबली में क्या हुआ कि हमारे सारे रेफरेंसेस आगे भेज दिए गए, इनके सारे रेफरेंसेस निकाल दिए गए। अभी के पनामा लीग में तो वजीर आजम साहब का नाम आया, तस्वीर आई है 172 मैगजीन्स में। इमरान खान तो पनामा लीग्स में नाम नहीं आया, लेकिन इन्होंने बड़ी ढटाई से और बिल्कुल जिसको कहते हैं किसी चीज का, अब इतने पैनिक हुए हैं, आप सोचें इतने पैनिक हुए हैं कि वो एक होता ना कि जब आप पैनिक बहुत ज्यादा होते हैं तो आप यू पुट योर फुट इन द माउथ, वो वाला हिसाब हुआ है। अब व्हेन यू ओपन योर माउथ, अब ये सुबह से, कल से, परसों से इनकी बातें मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़ा एक वो चिल वाला एनवायरनमेंट है, उनको कोई लगता नहीं है कि कोई मसला है। वो तो कह रहे हैं आप तो 24 तारीख को यहाँ होंगे भी नहीं, कल वो तो खैर भाग जाते हैं ना। नहीं, वो तो एक पहले से एक मीटिंग है जिस पर वो जा रहे हैं ना। दिस इज टिपिकल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर चिल वाला एनवायरनमेंट होता तो वो जो 15,000 बंदे इन्होंने लगाए हुए हैं
صرف یہ ایک بیان دینے تو کہتے ہیں بھئی اگنور کرتے, چل تو ہوتا ہے جی, آپ اگنور کرتے ہیں, وی ہیو نو پرابلم. جب وزیر اعظم سے لے کے چترال سے لے کے ہر سپیچ کے اندر وزیر اعظم صاحب صرف ایک بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دل کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ خطرے میں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے, اور ریلیاں آپ کی فلاپ ہو رہی ہیں, لوگ آپ کو مطلب کھا رہے ہیں کہ اصلیت کیا ہے, خالی کرسیاں آپ کی ہر ریلی کے اندر جو ہے وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ سب سے بڑی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ناکامی یہ ہے, سارا پاکستان آ جاؤ اب مجھے بچانے کے لیے اور مجھے کچھ 4 بندے اکٹھے ہم ہو جائیں. تو یہ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر جیسے شیلا نے کہا, پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو بھیجا گیا ہے وہاں پر معاملات کو حل کرنے کے لیے. جس شخص نے آنا ہی نہیں, جس شخص نے, پھر یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا جی ہمارے وہ آگے ان کے بھیجے نہیں. پناما پیپرز میں میرا خیال ہے لی بی بی کو یہ شاید نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے آنے کی ضرورت تھی, ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی. میں بات پوری کر لوں. دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے وہ ڈٹ کے اس کو پلے کر رہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹی او آرز کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جو ہے وہ سٹبن رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہی ان کا کام ہے, یعنی ایز اپوزیشن. لیکن ان کا کام, ان کا جو مطمع نظر ہے وہ کہیں سے نہ پاناما پیپرز ہے نہ کرپشن ہے. ان کو ایکچولی وہ جو پہلے بھی امپائر ڈھونڈنے گئے تھے, اب تو شیخ رشید صاحب اور طاہر القادری وہ سرے عام سامنے آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اب مداخلت کر لو, ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے. سو یہ اچھا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اس معاملے میں بہت اچھی ہے کہ وہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, جتنا یہ بولتے ہیں اتنا ایکسپوز ہوتے ہیں. سو اس لیے ہمیں بالکل قطعی طور پر کوئی پینک نہیں ہے, شوق سے جائیں, یہ اپنا شوق فرمائیں. لیکن ایک بات پھر یاد رکھیے گا کہ یہ روایت جو ڈلے گی وہ روایت سے پھر کوئی بندہ محفوظ نہیں رہے گا. پھر بنی گالا کا رستہ بھی سب کو معلوم ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میری پارٹی جو ہے وہ الاؤ کرے گی اپنے کارکنوں کو کہ یہ کیا جائے. اور میری بھی ذاتی رائے ہے کہ ان کو ایکسپوز ہونے دیا جائے. پورا پاکستان دیکھ لیجئے ان کا اکٹھا ہو کے کیسا ہوتا ہے. ابھی لی بی بی نے پچھلی جو ریلی ہے لاہور کی, اس ریلی کے اوپر آسٹریلیا کے ایک, یہ میں نے تصویر آپ کو دکھائی ہے, آسٹریلیا کے ایک پروٹیسٹ کی تصویر لگا کے کہا پرویز رشید دیکھ لو گن لو کتنے لوگ ہیں. سو مطلب یہ یہاں جب یہ نوبت آ جائے تو اس کے بعد ہمیں تو میرے خیال ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں نا, یہ پرائم منسٹر کوئی جو ہے وہ ہاتھیوں کے کسی فورم میں نہیں جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کا ایک انٹرنیشنل سمٹ ہے اس کے, اور یہ سمٹ جو ہے یہ 6 مہینے سال پہلے اناؤنس ہوتی ہیں, یہ کسی کے کہنے پہ اناؤنس نہیں ہوتی. چلے آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ہماری پارٹی شاید اس چیز کی اجازت نہیں دے گی, لیکن آپ کی پارٹی کے عابد شیر علی صاحب ہے جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات بھی کرتے ہیں, اور جو بہت کچھ یہاں سے بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ایکشن کریں گے ریئیکشن تو آئے گا. دیکھیے میں بھی طور پر شاید بہت ہارش ریمارکس میرا دل چاہتا ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں جو اگر کوئی بندہ خود کودنے کی آگ میں کوشش کر رہا ہے تو اس کو بالکل الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ کودے. چلے ٹھیک, اس میں آپ کا بہت شکریہ اندیب, آپ کا بہت شکریہ شیرا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں یہاں پہ تشریف لائے, ملکی سیاست پہ ہم نے گفتگو کی, اور اس وقت جو سیاست ہے اس کے اندر جو شدت ہے وہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً محسوس کی ہوگی اس پروگرام کے دوران. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کانگو وائرس کے حوالے سے, اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. یہ خطرناک بیماری جو کہ پھیلتی جا رہی ہے, مہلک مرض سے عوام کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے, کس قدر نقصان دہ ہے یہ بیماری, اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عوام جہاں پر ملک کے بدترین سیاسی بحران سے دوچار ہے, وہاں پر کانگو وائرس جیسے ہولناک مرض نے جینا دوبھر کر دیا ہے, اور آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ ملک کا ایک اور شہر ہے جو کہ کانگو وائرس کا شکار ہے, جہاں پر کسی مریض کی جان جو چلی جاتی ہے. محکمہ صحت کے مطابق رواں سال کراچی میں کانگو سے کہا جا رہا ہے کہ 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کانگو وائرس کوئٹہ میں بھی آیا جہاں پر 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی, جبکہ پنجاب میں 2 افراد بتایا جاتا ہے کہ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اس وائرس کی وجہ سے. کوئٹہ کے فاطمہ جناح ہاسپٹل میں بھی 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, اور اب تک
कोयटा में जो बताया जा रहा है 32 के करीब अफराद हैं जिनमें के कोंगो वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 12 के करीब जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये तो कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं और बहुत से ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके। अब चूंकि ये जानवर से लगने वाली बीमारी है और ईद उल अजहा जो है उसकी आमद है और इसके फैलने के खदशात जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ मुल्क में तिब्बी सहूलियात है जो कि ना होने के बराबर है, तो दूसरी तरफ कोंगो के तदारक और इसके रोकथाम के लिए जो इकदामात है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ऐसी सूरत हाल में अगर ये वबा खाकम बदहन अगर फैल गई तो गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। और कोंगो पर हम आपको पहले एक तफसीली रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है। इस हवाले से भी हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सलमान काजमी साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। शोएब जट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची से, जबकि वहाब कामरान रावलपिंडी से हमारे साथ है, वहां पर क्या सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कोंगो वायरस जानवरों में पाया जाने वाला इंतहाई खतरनाक वायरस है जो किसी इंसान में मुंतकिल होकर चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है। कोंगो वायरस से मुतासिर होने वाले शख्स के जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। पाकिस्तान में पहली मरतबा 2002 में कोंगो वायरस से मुतासिरा मरीजों की शनाख्त हुई। कोंगो से बचाव के लिए जिन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है वो कुछ यूँ है। कोंगो से मुतासिरा मरीज से हाथ ना मिलाएं, मरीज की देखभाल करते वक्त दस्ताने पहनें, मरीज की आदत के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। मवेशी मंडी में जानवरों के फुजले से उठने वाला ताफुन भी इस मर्ज में मुब्तला कर सकता है। डेंगू वायरस के खात्मे के लिए हलकान होने वाली हुकूमत इससे कहीं खतरनाक और जानलेवा कोंगो वायरस के सद्देबाब के लिए कोई खातिर खा इकदामात उठाने में इंतहाई गफलत का मुजाहरा कर रही है। ईद कुर्बा पर इस वायरस के फैलाव के इम्कानात में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है, जिसकी रोकथाम के लिए अभी से कोंगो के मुतालिक भरपूर आगाही मुहिम चलाने के साथ साथ इस पर काबू पाने के लिए फौरी इकदामात करने होंगे। जी, ये रिपोर्ट आपने नाज़रीन देखी कोंगो वायरस के हवाले से। ये एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी। डॉक्टर साहब आपने भी रिपोर्ट देखी, हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है, खासतौर पर ईद उल अज़हा की आमद है, जिनको कि इख्तियार किया जाए, किस तरह की एहतियात रखी जाए, इस पर अगर मुख्तसरन बताएं। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये था कि जितने जानवर हैं उनको स्क्रीन किया जाए। वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मुख्तलिफ मंडियों में कर भी रहे हैं और मेरे ख्याल है 70% जानवर ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनके ब्लड में कोंगो वायरस हो सकता है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब ये कुर्बानी करें तो कसाईयों को चाहिए कि उनके हाथ पे कोई जख्म ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके साथ ब्लड के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आए, क्योंकि अगर वायरस होगा भी उसको पका के खाने से गोश्त को कोई ऐसा खतरा नहीं है कि उससे आपको वायरस का ट्रांसमिशन हो सके। मगर अगर उस जानवर के ऊपर चिच्चड़ या टिक कोई ऐसा मौजूद है तो उस जानवर को काट लेता है, उसका खून उसके अंदर चला जाता है और वो किसी इंसान को उसके बाद काट लेता है तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो थोड़ा बच्चों को जानवरों से दूर रखें, उनको सेल्फियाँ लेने से, जो लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं जानवरों से चिपक चिपक के, वो ना करें। कुर्बानी के बिल्कुल ईद के करीब जाके जानवर लें और एक अगले दिन उसकी कुर्बानी कर दें ताकि एक फरीज़ा भी अदा हो जाए और उससे कोई ख़तरा भी किसी को लाहक ना हो। प्लस ये कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि जानवर होता भी है सिर्फ उन्हीं लोगों में जो जानवर पालते हैं या जानवरों से उनका कांटेक्ट होता है, ज़्यादातर केसेस ऐसे ही सामने आए हैं कि जो मवेशी पालने वाले थे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उनमें से किसी को भी तेज़ बुखार हो रहा है, चौथे दिन कोई नाक कान गले से खून आ रहा है, जिस्म में शदीद दर्द है, उल्टियाँ हैं, तो फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं। 90% लोग तो ऐसे हैं जो बुखार की दवाई मेडिकल स्टोरों से लेके खाते रहते हैं और कंसल्ट उस वक्त अस्पतालों का रुख करते हैं जब मामला बिगड़ जाते हैं। तो अगर इब्तदाई तौर पे आएंगे तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, मगर अगर ख़राब करके अस्पताल आएंगे फिर डॉक्टर बेबस हो जाते हैं। यानी कि इसका इलाज अलबत्ता मौजूद है, क्योंकि शुरू में ये अफवाहें होती थी कि इसका इलाज है ही नहीं मौजूद, लेकिन इसका इलाज मौजूद है। देखें जी, अभी तक जितने भी डॉक्टर्स, 2-3 तो डॉक्टर्स को हुआ है। एक डॉक्टर जो पंजाब से उनकी डेथ हुई है, एक नर्स है उनकी डेथ हुई है। कराची के आगा खान हॉस्पिटल में तीनों केसेस पंजाब से शिफ्ट हुए हैं और वहीं ट्रीट हुए हैं। उनमें से एक डॉक्टर आलम आज डिस्चार्ज हो गए हैं, वो बच गए हैं। जो बाकी 2 थे उनकी डेथ होगी, क्योंकि शायद वो लेट रिपोर्ट हुए और इनिशियली उन्हें ये समझा गया कि शायद ये डेंगू है। डेंगू की अलामात भी बिल्कुल इससे मिलती हैं। वायरल हेमरेजिक फीवर है, इबोला, डेंगू, ये सारी बीमारियां एक ही तरह की हैं। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर बुखार को लाइट ना लें, अगर किसी को हो रहा है कोई ऐसे हल्का सा, हाँ जी, मशवरा ज़रूर कर लें।
चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ना ये मिस्टेकन भी होता है, यानी कि इसको उसके साथ कंफ्यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये बताइए कि इस तरह के इंतजामात मौजूद है कि फौरी तौर पे डायग्नोज करने के बाद इसके इलाज की तरफ जाया जाए, या वहाँ पे भी कुछ गफलत का शिकार होता है? देखिए जी, अब इस वक्त ये हो रहा है कि आइसोलेशन वार्ड्स हुकूमत ने, क्योंकि मीडिया पे इतना शोर मचा है कि आइसोलेशन वार्ड्स बन गए, हर अस्पताल में उन्होंने कमरे अलग मुख्तस कर दिए हैं, डॉक्टरों के लिए किटें भी डीजी ऑफिस से आ गई हैं, पहले नहीं थी, मैं एग्री करता हूँ। कराची और कोयटा की सूरत हाल पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर पंजाब में हमें कुछ चीज़ें सप्लाई कर दी गई हैं। ऑब्वियसली सहूलतों का वो म्यार नहीं है जो कि होना चाहिए। डायरेक्टली एक्सपोज हैं सारे पेशेंट से, हम एमरजेंसी में बैठे हैं, रोजाना 2000 मरीज आ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं कि किसी पेशेंट को क्या है क्या नहीं है, और ये स्क्रीशन से डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। मतलब आपकी जो अगर मरीज की जो थूक है, पेशाब है, हाँ जी, इन चीज़ों से राब्ते में आने से भी आपको अक्वायर कर सकते हैं। तो एक इंसान को अगर हो जाए तो फिर उसको आइसोलेट करना और उसको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल N95 मास्क है, दस्ताने स्पेशल हैं, पूरी एक किट है जो कि अवेलेबल होती है, वो पहनना ज़रूरी हो जाता है डॉक्टरों के लिए। और अगर किसी पे सस्पेक्ट होगा भी तो वो मेरा ख्याल है कि उसको फौरी तौर पे आइसोलेट करना पहला काम है और फिर उसका ट्रीटमेंट है। चलिए ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। कॉन्गो वायरस जिसके हवाले से बहुत ज़रूरी है आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करना, उस हवाले से बताया। यकीनन आप लोग ख्याल कीजिए कि जानवर खरीदे और जब खरीदे तो कोशिश करें कि दस्ताने पहने, और जिस तरह की हिफाजती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बताई उनको ज़रूर इख्तियार किया जाए, बच्चों को वहाँ से दूर रखा जाए, और गोश्त में कोई उसके इस तरह के असरात नहीं देखे जाते, यानी कि गोश्त जब पका कर खाया जाता है तो उससे कोई तकलीफ या कोई इस बीमारी के हो जाने का डर बाकी नहीं रहता। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।